हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है और आप लोग सभी के सुनहरे भविष्य को लेकर के, आपके आने वाले एग्जाम को लेकर के पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है और लगातार आपको क्वेश्चन डाउट को सोल्व करने पे काम कर रही है। तो इसी प्रकार से उसी सीरीज में जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ही केवल द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो है आप लोग के लिए एग्जाम के पहले एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वही फाइनल एग्जाम के पहले की तैयारी आप लोग को करवाती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक बात और, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब द पॉलिटेक्निक क्लासेस और द पॉलिटेक्निक क्लासेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एग्जाम के पहले एग्जाम एज लाइक एज एसबीटी पैटर्न। एग्जाम के पहले एग्जाम के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट से रखते हैं। तो चलिए, ये जो आज का सेशन है हम लोग के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए है और थर्ड सेमेस्टर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। फर्स्ट डे आप लोग का एग्जाम हुआ था। एग्जाम के पहले एग्जाम में आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जिस तरह से आप लोग का एसबीटी एग्जाम लेगा तो आपका पहला जो पेपर होगा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का होगा। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा, 70 नंबर का होगा। इसमें पासिंग मार्क्स होगा 28। समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। चलिए आइए हम लोग जानते हैं इसके जो क्वेश्चंस थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ग्रुप ए से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ग्रुप ए के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, ग्रुप ए में जहां तक मैं बात करूं, हम लोगों ने एग्जाम के पहले एग्जाम में ग्रुप ए में टोटल क्वेश्चन 30 दिए थे और उसमें से सिर्फ 20 ही बनाना था और एक क्वेश्चन पे 1 नंबर था, तो मतलब 30 में से कोई एक बनाना था। तो चलिए आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्वेश्चन कि द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन एएम ब्रॉडकास्ट। देखिए सर, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कह रहा है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मतलब होता है, इसको कहते हैं बेसबैंड सिग्नल भी। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम लोग बेसबैंड सिग्नल भी कहा जाता है, बेसबैंड सिग्नल कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग मैसेज सिग्नल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैसेज सिग्नल भी कहते हैं, मैसेज सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बेसबैंड सिग्नल है तो यहां से आता है। अगर इसकी कह रहा है कि एम का हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कितना होगा, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम लोग एएम के केस में हाईएस्ट कितना लेता है? 5 किलो हर्ट्ज लेते हैं। कितना लेते हैं? 5 किलो हर्ट्ज। चूंकि एएम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 5 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। देखिए ये 5 किलो हर्ट्ज। देखिए इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग, इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज। यहां से दोस्त एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि इसका बैंडविड्थ निकालिए। तो एएम के केस में, किसमें? एएम के केस में हम लोग बैंडविड्थ बराबर फार्मूला होता है 2fs। 2fs बोले तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी का दुगने के बराबर होता है। तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना है? 5 किलो हर्ट्ज। तो इसका अगर कहता बैंडविड्थ कितना होगा, तो बैंडविड्थ हो जाता है 2 गुने 5, दुगना हो जाता है 5 दूनी 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 5 दूनी 10 किलो हर्ट्ज। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछा तो इसका हो जाएगा 5 किलो हर्ट्ज। अगर 5 किलो हर्ट्ज दिया हुआ रहता और बोलता कि बैंडविड्थ निकालिए, तो एम का बैंडविड्थ जस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के दुगना हो जाता है। तो यहाँ 5 किलो हर्ट्ज है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए जो बैंडविड्थ होता है एम का वो 10 किलो हर्ट्ज होता है। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछा होता कि द बैंडविड्थ ऑफ एम ब्रॉडकास्ट, एम ब्रॉडकास्ट का बैंडविड्थ कितना होता है, तो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज है तो इसका बैंडविड्थ कितना हो जाएगा? 10 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पीसीएम से है। पीसीएम के डिसएडवांटेज से पूछा गया है। कह रहा है कि द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पीसीएम। दोस्त मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो है शॉर्ट फॉर्म जितने भी आपके यूज हो रहे हैं उनका पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे। तो पीसीएम स्टैंड फॉर, तो पीसीएम स्टैंड फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्या? पल्स कोड मॉड्यूलेशन।
पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये हो गया। पीसीएम स्टैंड फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब कह रहा है कि द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, डिमेरिट क्या है या ड्रॉबैक क्या है, तीनों एक ही बात है। तो देखिए दोस्त, चलिए आइए हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, सारे ऑप्शन को समझते हैं, तो उसके बाद हम रिजल्टेड में पहुंचेंगे। पहला है कि इट्स इनएबिलिटी टू हैंडल एनालॉग सिग्नल। कह रहा है कि इट इज द इनएबिलिटी ऑफ हैंडल एनालॉग सिग्नल। कहने का मतलब, इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि ये एबल नहीं है किसको हैंडल करने में, एनालॉग सिग्नल में। तो चूंकि दोस्त पीसीएम क्या है, पल्स मॉड्यूलेशन पे वर्क करता है, ये पल्स मॉड्यूलेशन पे वर्क करता है, बट पल्स मॉड्यूलेशन पे वर्क कर रहा है मतलब कि डिजिटल मॉड्यूलेशन में, लेकिन ये तो एबल है, एनालॉग सिग्नल को एबल कर सकते हैं। हम पीसीएम के थ्रू क्या करते हैं, किसी साउंड वाले सिग्नल जो एनालॉग फॉर्म में है, कंटिन्यूअस वेव में है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको तो हम सेंड रिसीव कर सकते हैं। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि ये एडवांटेज इसका नहीं है, ठीक है। सेकेंड में कह रहा है कि द हाई एरर रेट व्हिच इज क्वांटाइजिंग नॉइज इंट्रोड्यूस, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। यहाँ पे क्वांटाइजेशन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे नॉइज जो है ज्यादा क्रिएट हो जाता है, क्वांटाइजेशन नॉइज, क्वांटाइजेशन एरर जो इसको हम लोग कहते हैं। करेक्ट इनकैपेबिलिटी विथ टीडीएम, टीडीएम बोले तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ध्यान में एक याद रखे बाबू, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हमारा डिजिटल होता है, डिजिटल, उसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। टीडीएम का पूरा नाम क्या हो गया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। किसके लिए यूज होता है, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन के लिए, डिजिटल कम्युनिकेशन लिखे ना, मॉड्यूलेशन कहिए, मॉड्यूलेशन प्रोसेस, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। तो सर कहिएगा कि सर एनालॉग कम्युनिकेशन में कौन सा यूज करेंगे, एनालॉग में हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग जो है, टीडीएम बोले तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं, जबकि एनालॉग कम्युनिकेशन में हम लोग एफडीएम का इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। पूरा नाम क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बाबू कॉपी ले के बैठना, पेन पेपर ले करके बैठना, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ इसको नोट करते जाना, ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। इतने सारे ऑब्जेक्टिव जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे ध्यान रखना। यहाँ पे 30 टोटल ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उस 30 में भी मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, तो वो सारा कुछ आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया बाबू, ये भी हो गया। लेकिन देखो दोस्त, ध्यान में रखें, हमारा क्वेश्चन कह रहा था सेकंड में कि द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या था पीसीएम का, तो पीसीएम का जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज था वो ये ऑप्शन सही है। कह रहा है कि द लार्ज बैंडविड्थ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इट, इसमें क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ रही थी। क्यों पड़ रही थी सर, तो यहाँ पे हम लोग पर सैंपल, एक सैंपल के लिए, एक सैंपल के लिए 8 बीट का इस्तेमाल कर रहे थे, 8 बीट या 8 बीट से ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि इसी बैंडविड्थ लार्ज हो जा रहा था, तो इसी को हटा करके हम लोगों ने क्या लाया था, डीएम लाया था, डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो सेकंड नंबर का जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पीसीएम है वो क्या हो जाएगा, द लार्ज बैंडविड्थ आर रिक्वायर्ड, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहां से एक और ध्यान में रखिएगा, 1 बिट क्वांटाइजर यूज करते हैं, एक सैंपल के लिए 1 बिट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसमें, डेल्टा मॉड्यूलेशन में। चूंकि मैंने आप लोग को डेल्टा मॉड्यूलेशन पढ़ाया है 3rd यूनिट नंबर में, आप लोग को वहां पे बताया है, तो वो भी एक पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 बिट किसी सैंपल के लिए किस में हम लोग सेंड करते हैं, तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3rd नंबर कह रहा है कि वन ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम इज एनालॉग। कहने का मतलब इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो एनालॉग नेचर का है, तो देखिए सर, पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये तो सर डिजिटल हो गया, डेल्टा ये भी सर डिजिटल हो गया, डीपीसीएम का पूरा नाम होता है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो ये भी तो डिजिटल लेना है सर, पीसीएम के भाई है डीपीसीएम। तो एगो बच गया काची, पीएम, ये क्या है, तो ये है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो देखिए दोस्त, एक ध्यान रखिएगा, पीएम के साथ साथ इसके 2-3 एक और 2 टाइप है, वो क्या है,
तो PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, और एक है P पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, और एक है पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM। तो ये तीनों जो टाइप है उसको हम लोग क्या लेते हैं, एनालॉग नेचर में लेते हैं। ऐसा क्यों सर? आपने तो आपको मैंने बताया था कि ये डिजिटल पल्स में आता है, लेकिन ये डिजिटल एनालॉग वाला में है। पल्स एनालॉग का टाइप है, यहाँ पे जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस एनालॉग के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम लोग एनालॉग के टर्म में लेते हैं। जबकि यहाँ पे PCM, डेल्टा मॉड्यूलेशन, DPCM, ये सारे प्योर के प्योर डिजिटल वाले मॉड्यूलेशन के टाइप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए सर, आप अभी पीछे हमको बता रहे थे सर मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से आ गया ना, व्हिच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल। अभी अभी आप लोग को बताएं हम कि FDM जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसको ध्यान में रखिएगा बाबू, इसका पूरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग ये जो है एनालॉग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और TDM जो है टाइम डिवीजन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सर? तो ये टाइम डिवीजन इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल के लिए। टाइम डिवीजन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये डिजिटल सिग्नल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। चलिए सर आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए फिर से अभी अभी मैंने बताया, अभी हमारा आया था PAM, ये देखिए इस क्वेश्चन में अभी PAM आया था, इसी के दो टाइप और बताए मैंने, इसी का भाई लोग है PPM और PWM। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से आपका दिया हुआ है PPM। PPM का पूरा नाम क्या होता है सर? तो इसका पूरा नाम होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। नाम सबका फुल फॉर्म याद रखना है बाबू, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सर डिजिटल तो है नहीं, क्योंकि डिजिटल में तो अभी अभी हमने आपको बताया कि डिजिटल में क्या होते हैं, PCM होता है, डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है, और एक होता है DPCM, PCM का ही भाई है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो ये PPM किसका है? तो PPM है सर एनालॉग मॉड्यूलेशन का सर। ये क्या हो गया? एनालॉग मॉड्यूलेशन का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है सर, ये देखिए दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स, मॉड्यूलेटर इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग एफ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जनरेशन से ये क्वेश्चन है बाबू। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिग्नल जो हम लोग जनरेट करते हैं, मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल, वो किसके हेल्प से? तो मॉड्यूलेटर के हेल्प से जनरेट करते हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस करके उसके बाद हम लोग उसे वेव को हम लोग जनरेट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए पूछ रहा है इनडायरेक्ट वे, तो मैंने आप लोग को बताया था, तो वहां पे इसको मैंने 2-3 पॉइंट बार हम बताए थे कि ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर। आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर जो है वो एन इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग एफएम सिग्नल को इनडायरेक्ट वे में जनरेट करने का ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर, इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग एफएम सिग्नल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, एकदम ध्यान में जरूर रखिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे, बहुत ही इजी बेसिक से आपको पूछे जाएंगे। ऐसा क्यों सर? हमें बेसिक से ही क्यों क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो आप लोग ने अगर फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस देखा होगा, फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस देखा होगा, तो वहां पे आप लोग को पढ़ना है नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर में, एक है डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन या कम्युनिकेशन करके एक दिया है, कम्युनिकेशन ये शायद डिजिटल कम्युनिकेशन करके एक पेपर दिया है। और इसमें प्योर जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, सेकेंड यूनिट से लेकर के 5th यूनिट तक जो कुछ भी पढ़ा है उसको फुल डिटेल में आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। इट मीन्स थर्ड सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है वो बेसिक पढ़ना है,
थर्ड सेमेस्टर में बेसिक पढ़ना है, और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप लोग को बेसिक को ही मैंने बताया, अच्छे तरीके से इजी वे में बताया है, ताकि आपका बेसिक पे कमांड हो गया होगा। जिनका भी हुआ होगा, पढ़े हैं तो उनको पता ही है, तो इनको ये इस पेपर में, नेक्स्ट आने वाले पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि एसएसबी, एसएसबी का पूरा नाम क्या होता है सर, ये तो बताइए। तो इसका होता है सिंगल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड, साइड बैंड। अब ये कहां से आ गया सर सिंगल साइड बैंड? तो ये बाबू मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप लोग को बताया है, डीएसबी, एसएसबी, डीएसबी, ये सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए बाबू, हम लोग जब एम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसका इक्वेशन निकाल रहे थे, तो हमको एक मिल रहा था कैरियर सिग्नल, और प्लस में एक यूएसबी होता था और एक होता था एलएसबी। ये तीन टर्म हमारा आ रहा था। तो यहाँ पे सिंगल साइड बैंड की बात कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कोई एक साइड बैंड होगा। तो यहाँ पे ये कैरियर सिग्नल नहीं रहेगा और एक और साइड बैंड नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक साइड बैंड रहेगा। तो बोल रहा है कि एसएसबी कंटेन 3 किलोवाट, कोई एक सिंगल साइड बैंड है जिसमें 3 किलोवाट का पावर कंटेंट है। तो कह रहा है कि द टोटल पावर, मतलब द पावर कंटेंट इन कैरियर। तो देखिए बाबू, यहाँ पे कैरियर है ही नहीं, कैरियर है ही नहीं सर। क्यों नहीं है? तो यहाँ पे सप्रेस्ड कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो उस कैरियर में कोई पावर रहेगा ही नहीं, सिग्नल है ही नहीं, तो उसमें पावर कहां से होगा सर? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 किलोवाट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी डिविएशन से, मतलब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर द फ्रीक्वेंसी डिविएशन इज। जो हमारा एफएम है, उस एफएम में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी डिविएशन किस पे डिपेंड करेगा? तो फ्रीक्वेंसी डिविएशन को हम लोग डेल एफ से डिनोट करते हैं बाबू। किस पे, किससे कहते हैं? डेल एफ। और एक आप लोग को मैं बता दूं, एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिविएशन के केस में, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल एफ बटा एफ एस, डेल एफ बटा एफ एस। तो यहां से आप देखिए डेल एफ बराबर क्या हो जाएगा? डेल एफ बराबर हो जाएगा एम एफ इंटू एफ एस। क्या हो जाएगा? डेल एफ बराबर एम एफ इंटू एफ एस। एम एफ क्या है? तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है सर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। कह रहा है कि इन एफ एम द फ्रीक्वेंसी डिविएशन इज कॉन्स्टेंट, या फ्रीक्वेंसी डिविएशन कॉन्स्टेंट रहेगा? तो नहीं सर, कांस्टेंट क्यों रहेगा? यहाँ पे देखिए सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करेगी, तो ये वेरी करेगी तो डेल एफ का वैल्यू भी तो वेरी करेगा सर। तो जी सर, जीरो तो हो नहीं सकता सर, जीरो तो हो नहीं सकता सर, जीरो होगा नहीं सर। तो क्या होगा सर? तो जीरो होगा नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलेटिंग, प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलेटिंग। ये क्या दिया हुआ है सर? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं ये क्या दिया हुआ। ये दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये तो एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है सर। तो देखिए सर, ये यहाँ से ये नहीं होगा, ये एक फॉर्मूला होता है, मैंने सोचा इससे हो जाएगा, तो ये ऐसे नहीं होगा। एक और है फॉर्मूला, क्या है सर? तो डेल एफ बराबर होता है के एफ इंटू ए एम ई एम। के डेल एफ बराबर क्या होता है? क्या होता है? डेल एफ जो होता था हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। हम लोगों ने जब इक्वेशन को प्रूव किया था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, तो देखा था कि डेल एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इंस्टैन्टेनियस मैसेज सिग्नल के, इंस्टैन्टेनियस मैसेज सिग्नल के हमारा क्या होता था? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और डेल एफ मैक्सिमम होने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? ईएम का पूरा वैल्यू लिख रहे थे, तो ये हो रहा था हमारा ईएम कॉस ओमेगा एम टी। और हम लोग क्या कर रहे थे? ये जो कॉस ओमेगा एम टी है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है सर? तो 1 हो सकता है। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस ओमेगा एम टी, कॉस 90 का वैल्यू शायद 1 होता है, और इसके लिए इसको 1 से रिप्लेस कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? डेल एफ बराबर हो जा रहा था हमारा, एक यहाँ प्रोपोर्शनल हटा रहे थे, तो यहाँ पे सर कांस्टेंट भी तो आ रहा था, वही के एफ वाला कांस्टेंट आ रहा था।
तो यहाँ पे हो जाएगा के एफ इंटू, ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा तो बाकी बच जाएगा ई एम। ई एम क्या है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो के एफ क्या है, हमारा कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है। बट ई एम क्या है, हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। और ये क्या होगा, अलग अलग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ये डेल एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी पे डिपेंड करेगा ना, ई एम मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के। तो ये हो जाएगा ये फॉर्मूला, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख रहे हैं, सारा कुछ रिलेट करिएगा ना बाबू, आपको मैंने बताया ये चीज, जब हमने इक्वेशन भी बता रहा था तो आपको बताए थे कि यहाँ से देखो बाबू ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जाइएगा वीडियो लेक्चर में देखिएगा, फर्स्ट यूनिट का ये है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, जहां पे मैंने इक्वेशन को प्रूव करवाया है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डेरिवेशन करवाया है, उसमें आपको मैंने ये बताया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम की बात कर रहा है, क्वांटाइजेशन नॉइज डिपेंड अपॉन, जो हमारा क्वांटाइजेशन नॉइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है सर, किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल ओनली, क्वांटाइजेशन लेवल ओनली, ऐसे तो डिपेंड करता है क्वांटाइजेशन लेवल पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या इसी पे करता है, तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला दे रहा है कि द सैंपलिंग रेट ओनली, तो सैंपलिंग रेट पे कैसे सर ओनली डिपेंड करेगा, ये तो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए ये सैंपलिंग रेट पे भी डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सी सही है। क्या ये दोनों पे डिपेंड करेगा, सैंपलिंग रेट पे भी और नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल पे भी ये डिपेंड करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। सर नॉइज आ गया सर, ये नॉइज हम कहीं पढ़े हैं सर, गार्नुलर नॉइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गार्नुलर नॉइज के बारे में हमने आपने बताया था, एक स्लोप डिस्टॉर्शन नॉइज और गार्नुलर नॉइज ये कहाँ जनरेट हो रहे थे, तो ये डीएम के केस में जनरेट हो रहे थे। स्लोप डिस्टॉर्शन, स्लोप डिस्टॉर्शन नाम याद कीजिए, बताए थे आप लोग को, डीएम पढ़ाए थे तो। स्लोप डिस्टॉर्शन और गार्नुलर ये दोनों जो हैं वो कहाँ हो रहे थे, तो डीएम डेल्टा मॉड्यूलेशन के केस में हो रहे थे, डेल्टा मॉड्यूलेशन के केस में हो रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डीएम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर से एक क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नहीं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्मल स्पीच सिग्नल द पीसीएम चैनल नीड ए बैंडविड्थ ऑफ। तो बाबू आप लोगों ने अगर पल्स कोड मॉड्यूलेशन का लेक्चर देखा होगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का लेक्चर देखा होगा, तो उस लेक्चर में जब मैंने पल्स कोड मॉड्यूलेशन का ट्रांसमिशन बताया था, रिसेप्शन बताया था, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में डिटेल में बताया था, तो वहां पे मैंने नोट पॉइंट में बाबू इस क्वेश्चन को लिखवाया था। और इसका जो होता है वो बैंडविड्थ नॉर्मल स्पीच के लिए कितना होता है, तो 64 किलो हर्ट्ज होता है। आप देखिएगा, नोट्स कॉपी अपना को ओपन कीजिएगा या फिर वीडियो लेक्चर ओपन कीजिएगा, तो आपको वहां पे देखने को ये पॉइंट एकदम वीवीआई नोट पॉइंट में करके मैंने इसको लिखा रखा। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा, 64 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, बहुत ही देर हो रही है सर, देर हो रही है, समय दीजिएगा तब तो कुछ सीख पाइएगा। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि फॉर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन 32 लेवल्स क्वांटाइज्ड आउटपुट आर रिप्रेजेंट बाय n बाइनरी डिजिट वेयर n इज, n का वैल्यू। तो देखिए बाबू जो क्वांटाइज्ड लेवल है उसको हम लोग निकालने के लिए 2 के पावर n में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लेवल है बाबू, लेवल को हम लोग l से भी डिनोट करते हैं, l से लेंथ इसको नाम किया गया है l से, तो इसको हम 2 के पावर n के रूप में 32 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, तो 32 को भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिएगा 16 आएगा, 2 से भागा दीजिएगा 8 आएगा, 2 से भागा दीजिएगा 4 आएगा, 2 से भागा दीजिएगा 2 आएगा। तो 1 2 3 4 5 मतलब 2 के पावर 5 लिख सकते हैं सर, हाँ सर 5 लिख सकते हैं। तो देखिए n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू 5 आ रहा है, एक मतलब यहाँ पे ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 का क्या हो जाएगा बाबू, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन नॉइज। क्वांटाइजेशन कहे या क्वांटाइजिंग नॉइज कहे, ये तो आप समझ ही रहे हैं। और ये कहाँ क्रिएट हो रहा था बाबू, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। ये तो सर छोड़ेंगे नहीं, इतना इजी है, आपने तो बताया ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का हो जाएगा आपका सी आंसर, पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पूरा सबका नाम याद रखिए। टीडीएम का पूरा नाम क्या होता है सर, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एफडीएम का तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टीडीएम से ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, तो ये कहाँ यूज होता है, तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है। एफडीएम कहाँ यूज होता है, तो एनालॉग कम्युनिकेशन में यूज होता है। पीडब्ल्यूएम क्या है, तो एनालॉग मॉड्यूलेशन का एक टाइप है। पीपीएम, पीएएम, पीडब्ल्यूएम, ठीक है। पीडब्ल्यूएम का पूरा नाम पल्स विथ मॉड्यूलेशन। चलिए आगे आइए सर, आइए बेसिक कम्युनिकेशन से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, रिकवरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कैरियर इज नोन एज। रिकवरिंग इंफॉर्मेशन, कवरिंग, रिकवर करने का काम किया जा रहा है, किसका, तो इंफॉर्मेशन का, मतलब मैसेज सिग्नल का रिकवरिंग। और ये कहाँ होता है, तो ये होता है मॉड्यूलेशन के जस्ट अपोजिट डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में, जस्ट अपोजिट डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में। और ये डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले को हम लोग कहते हैं डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। या फिर इसी का एक और नाम है डिटेक्टर, डिटेक्टर। तब सर इसको डिटेक्टर आप कह रहे हैं, तो डिटेक्टर जो काम करेगा ओकरा कुछ कहते हैं, तो ओकरा कहते हैं डिटेक्शन, डिटेक्शन। डिमोडुलेटर के केस में लिए, डिमोडुलेटर कहें तो इसको प्रोसेस को डिमोडुलेशन कहेंगे, और जब डिटेक्टर लिए तो इसके प्रोसेस को डिटेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिकवरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कैरियर, मतलब कि कोई एक सिग्नल है मॉड्यूलेटेड वेव के फॉर्म में, और उसमें से हमको मैसेज सिग्नल निकालने का काम जो होता है वो कहाँ होता है, तो डिटेक्शन में होगा। डिटेक्शन बोले तो डिमोडुलेटर डिटेक्टर के द्वारा जो प्रोसेस होगा उसमें। मॉड्यूलेशन में तो सर हम कैरियर के ऊपर सुपरपोज करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग मतलब मल्टीप्लेक्सिंग समझिएगा। कैरियर क्या है, तो कैरियर सिर्फ वही कैरियर जो ढोने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब। चलिए सर आगे की ओर बढ़ते हैं और 15 नंबर सवाल को देखते हैं सर। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि ये रेडियो सिग्नल, ये रेडियो सिग्नल कहने का मतलब, रेडियो सिग्नल आर मेड अप, तो ध्यान से सर बताएं आप लोग को कि रेडियो सिग्नल को हम लोग ईएम वेव के नाम से भी जानते हैं। ईएम वेव का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मिलकर के बनेगा बाबू, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से होकर के बनेगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रेडियो सिग्नल मेडअप होता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं सर। मैंने आप लोग को बताया था कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो मैंने आप लोग को लिखवाया है उससे चाहे तो यूएचएफ का चाहे तो वीएचएफ का, ये दोनों ही पूछता है बाबू, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए यूएचएफ का रेंज पूछा हुआ है, तो यूएचएफ का रेंज होता है, यूएचएफ का रेंज होता है आपका क्या, सी, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज, 3000 मेगाहर्ट्ज। देखिए सर यहाँ पे मेगा दे दिया था ना, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे, आपने लिखवाया था इसको 3 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज। तो देखो दोस्त मेगा को हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर, तो देखिए सर दिखाते हैं, 3 गुने 10 के पावर, गीगा बने होता है 9, अब 3 के पावर इसको अगर मेगा में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं इसे 3 गो सुनवाई से और गुने 10 के पावर 6। अब यही तो लिखल है बउआ 3000 मेगा हर्ट्ज, और एकरे में आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, समझे। तो ये ध्यान में रखिएगा और इसको ध्यान से करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, वीएचएफ का रेंज आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें क्या होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, वीएचएफ के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक आएगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि द फंक्शन ऑफ इनपुट ट्रांसड्यूसर इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कह रहा है कि इनपुट ट्रांसड्यूसर का क्या फंक्शन होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में।
तो आप ब्लॉक डायग्राम को याद कीजिए। ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था, तो पहला जो इनपुट ट्रांसड्यूसर होता था वो हमारा होता था माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ही होता था ना, जिसको हम लोग इनपुट ट्रांसड्यूसर कहते थे। और ये इनपुट ट्रांसड्यूसर क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये इनपुट सर्किट में लगा हुआ होता था, और ट्रांसड्यूसर जो क्या करता है, एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो देखिए माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन को मिलता है साउंड वाला एनर्जी, और इसको माइक्रोफोन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए ट्रांसमिट द मैसेज, ये तो नहीं होगा सर। मॉड्यूलेट द मैसेज सिग्नल, ये भी नहीं होगा, ये तो मॉड्यूलेटर करता है। टू कन्वर्ट मैसेज साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सही जवाब है सर। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पूछता कि द फंक्शन ऑफ इनपुट के जगह आउटपुट ट्रांसड्यूसर कर देता, तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर में यूज होता है, क्या यूज होता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर में, तो स्पीकर। आउटपुट में क्या यूज होता है, स्पीकर। और स्पीकर जस्ट इसके अपोजिट करता, इलेक्ट्रिकल वाला सिग्नल इसको मिलता और उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देता, मतलब साउंड सिग्नल में, जिसको हम लोग सुन लेते। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए ना। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए सर, दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग टू और मोर इंफॉर्मेशन सिग्नल सिमुलटेनियसली ओवर द सेम चैनल इज कॉल्ड। ये क्या बात बोल दिया सर, तो आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्सर MUX के नाम से जाना जाता है। इसमें इसमें क्या होता है, हम लोग का इनपुट जो है एक से अधिक होते हैं। इनपुट क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लेक्स, मक्स शॉर्ट में इसको लिखते हैं। ये क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग का वर्क करता है। इसमें क्या होता है, एक इनपुट एक से अधिक होते हैं, और इसमें क्या होता है, इतने सारे इनपुट को हम लोग बारी बारी से एक ही चैनल के थ्रू आउटपुट में, मतलब कि सेंड करने का काम किया जाता है। तो वही कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग टू और मोर इंफॉर्मेशन सिग्नल सिमुलटेनियसली ओवर द सेम चैनल। चैनल एक ही होता है, पर इतने सारे इनपुट बारी बारी से एक ही चैनल के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सिंग। सर एक और बात बताइए, ये टेलीमेट्री क्या होता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। टेलीमेट्री की मदद से हम लोग क्या करते हैं, दूरी मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, समझ गए। जैसे हीरा बोरिंग वगैरह ये सब होता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग नापते हैं कि वो कितना गहराई हुआ, ठीक है। डिटेक्शन क्या हो गया, डीमोडुलेशन, जिसमें हम लोग अभी अभी देखें जो हमारा मैसेज सिग्नल था उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहे थे। मॉड्यूलेशन, उसमें क्या होता है, कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपरपोज करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर, तो अगला क्वेश्चन है फिर से PCM से। सर क्या बात है सर, PCM से इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन PCM द ट्रांसमिशन पाथ इज वेरी लॉन्ग। PCM के ट्रांसमिशन पाथ को वेरी लॉन्ग होता है। अच्छा, तो हाँ सर, PCM क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ट्रांसमिशन पाथ लॉन्ग होते हैं। यही कारण है उसमें हम क्या करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं। रिपीटर का यूज करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं। नॉइज, जो हमारा ट्रांसमिशन में जो नॉइज आ रहा है उसको एवॉइड करने के लिए रिपीटर स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, रीजेनरेटिव रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है बाबू, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। बाकी ये सारे तो ऑप्शन ही इससे मैच नहीं कर रहे हैं। पल्स विथ में भी इंक्रीज्ड, ये नहीं होगा। पल्स एम्पलीट्यूड इंक्रीज्ड, ये भी नहीं होगा। पल्स स्पेसिंग रिड्यूस, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द चैनल कैपेसिटी, द चैनल कैपेसिटी 5 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ बाइनरी सिस्टम। तो देखिए 5 किलो हर्ट्ज बता रहा है, और ये किस में बाबू, बाइनरी सिस्टम में है। तो 5 किलो, किलो बोले तो 5000 हो जाएगा, बाइनरी सिस्टम है इसलिए बिट्स हो जाएगा। और चैनल कैपेसिटी होता है बिट्स पर सेकेंड, इसका यूनिट। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5000 बिट्स पर सेकेंड, 5000 बिट्स पर सेकेंड। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन
आपका सोल्व हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 1 से 20 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व किए। इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, जैसे जैसे आप वीडियो देखें उसको कॉपी पे नोट जरूर कीजिएगा बाबू, और जो भी एक्स्ट्रा मैंने बातें बताएं उसको ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा बनते हैं। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, और ग्रुप बी के क्वेश्चंस के बारे में मैं जिक्र करूंगा कि उसमें कहां से आपको क्या लिखना था। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसको अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके।